मेरा नाम रुचिका है। मैं अस्पताल में नर्स की नौकरी किया करती थी और अनाथ थी, इसीलिए ज्यादातर अस्पताल में ही रहती थी। एक रात मुझे अस्पताल से घर जाने में बहुत देर हो गई थी। सड़कें सुनसान हो गई थी और मैं अकेली थी। तभी अचानक सड़क पर चलते चलते 2 लड़के मेरा पीछा करने लगे। मुझे उनसे डर लगने लगा तो मैं उनसे बचकर भागने लगी, क्योंकि मैं जानती थी कि शहर का माहौल बहुत खराब है और लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जल्दी जल्दी उनसे बचकर भागने लगी और अचानक मुझे एक तरफ एक गाड़ी खड़ी हुई नजर आई। मैं उसकी डिग्गी में छुप गई। कुछ देर के बाद ही गाड़ी चलने लगी। मैंने सोचा कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं गाड़ी की डिग्गी से निकल जाऊंगी, लेकिन वो गाड़ी किसी बड़े बिजनेसमैन की थी, इसलिए उसके बंगले के आगे आकर रुक गई थी। मुझे गाड़ी की डिग्गी में देखकर उसके गार्ड समझ रहे थे कि मैं कोई चोर हूँ, इसलिए वो मुझे बंगले के अंदर बने तहखाने में ले गए। मुझसे पूछताछ करने लगे कि तुम कौन हो और गाड़ी में कैसे आई। मैं उन लोगों को अपनी सफाइयां पेश कर रही थी, लेकिन कोई भी मेरी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। तभी कुछ समय के बाद उनके मालिक विराज राजपूत आए, तो मुझे देखते ही उनकी नजर मेरे चेहरे पर टिक गई। वो धीरे धीरे चलता हुआ मेरे करीब आया और उसने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा, और फिर जो उसने मेरे साथ किया उसे मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी जिंदगी इस तहखाने में ही समाकर रह गई थी। यहाँ पर अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था और मेरी जिंदगी की शुरुआत इसी अंधेरे में हुई थी। मैं अनाथ थी और एक ऐसा वजूद थी जिसका कोई अपना नहीं था। मेरा कोई नाम नहीं था, मेरी कोई पहचान नहीं थी, न कोई मुझे अपना समझने वाला था। मैं बस अनाथ आश्रम की 4 दीवारी में रहती थी। यहीं पर मेरी आंख खुली थी। मुझे अनाथ आश्रम के दरवाजे पर सफेद चादर में लपेटकर कोई छोड़कर चला गया था। शायद मैं किसी की गलती का नतीजा थी। लोग कहते थे कि इसे पाल लो, मगर इसका नाम मत रखो, क्योंकि इसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। बचपन में मैंने सीखा कि अनाथ होना भी किसी जुर्म से कम नहीं है। अनाथ आश्रम में खाना पीने के लिए खाना तो दिया जाता था, मगर प्यार नहीं मिलता था। वहाँ बड़ी लड़कियां छोटी लड़कियों को तंग किया करती थीं और मैं बहुत कमजोर सेहत वाली लड़की थी, हमेशा उनकी शिकार बनती थी। मेरी जिंदगी रोते रोते गुजर रही थी। मैं हर रात सोने से पहले प्रार्थना किया करती थी और ऊपर वाले से यही कहती थी कि किसी को मेरे लिए भेज दो जो मुझे यहाँ से ले जाए, या फिर मेरी जिंदगी ही खत्म कर दो। लेकिन किस्मत मेरे साथ कुछ और ही खेल खेलना चाहती थी। अनाथ आश्रम में प्यार जैसा शब्द ही नहीं था। यहाँ कोई किसी का अपना नहीं था। यहाँ पर सिर्फ पैसे की जबान चलती थी। मैं तो कई रातों से भूखी प्यासी रही थी। कोई खाना दे देता तो खा लेती थी और नहीं देता तो भूखी रहती थी, सिर्फ इसलिए कि मेरे हिस्से की रोटी वहाँ की बड़ी लड़कियां छीनकर खुद खा जाती थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता कौन है। दुनिया वाले मुझे अनाथ आश्रम में रहने की वजह से अनाथ समझते हैं, या फिर सच में मेरे माता पिता इस दुनिया में है ही नहीं, या फिर मुझे अनाथ आश्रम के दरवाजे पर कौन छोड़कर गया था। बस यहाँ के ऑफिस में एक फाइल थी जिसमें एक छोटा सा सफेद कलर के कागज का टुकड़ा था जो मेरे साथ यहाँ के इंचार्ज को मिला था। उसी को इन्होंने मेरी फाइल में लगा दिया था और वही मेरी पहचान का हिस्सा था। मैं किसी की ऐसी गलती थी, ऐसा वजूद थी जिसे कोई भी एक्सेप्ट करने वाला नहीं था। लेकिन मैंने सिर्फ अपने आप से एक वादा किया था कि दुनिया मुझे कबूल नहीं करती तो मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगी, अपने लिए खुद जीऊंगी और अपना सहारा खुद बनूंगी। जब मैं 14 साल की हुई तो अनाथ आश्रम में होने वाले अत्याचार सहन करना मेरे बस के बाहर हो गए थे। इसलिए मैंने वहां से भागने की कोशिश की, क्योंकि मैं और वहां पर घुट घुट कर नहीं रह सकती थी। मैं इस बात से बेखबर थी कि बाहर की दुनिया तो अनाथ आश्रम की दुनिया से भी ज्यादा घुटन भरी है। अगर एक अनाथ आश्रम ये है तो दूसरा अनाथ आश्रम ये दुनिया भी है, जहां अनाथ बच्चों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है। एक रात में चुपके से अनाथ आश्रम की खिड़की से निकल गई थी और बाहर गली में आ गई थी। बाहर की दुनिया मेरे लिए बिल्कुल नई नहीं थी। मैं यहाँ के किसी रास्ते को, किसी सड़क को नहीं पहचानती थी, लेकिन ये सब कुछ मेरे लिए बहुत खतरनाक था। मैं सड़कों पर भटकती रही। भूख और सर्दी से मेरा बुरा हाल हो रहा था, लेकिन मेरी मदद करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। जनवरी की कड़कती हुई सर्दी पड़ रही थी। कोहरे से रात का अंधेरा भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। मुंह से गर्म गर्म भाप निकल रही थी और मेरा शरीर थर-थर कांप रहा था। मेरे पास खुद को सर्दी से बचाने के लिए कोई ऐसा गर्म कपड़ा भी नहीं था जिससे मैं खुद को ढक सकती। मैं सड़क के किनारे फुटपाथ पर सुकड़ी हुई बैठी थी
और अपनी बेताब नजरों से सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों को बेचैनी से देख रही थी और सोच रही थी कि क्या इनमें से कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मुझे इन लोगों की किस्मत को देखकर खुद पर अफसोस महसूस हो रहा था और मैं सोच रही थी कि इन लोगों की किस्मत कितनी अच्छी है। मुझ में अब और सर्दी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं वहां से उठी और सड़क के दूसरी तरफ जाने लगी, जहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई थी। शायद वो कोई अस्पताल था। मैंने बाहर बोर्ड पर लिखे शब्दों को पढ़ा तो वो एक सरकारी अस्पताल था। मैं धीमे धीमे चलते हुए उस अस्पताल के अंदर चली गई। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये अंधेरा ये कमजोरी भूख की वजह से थी। मैं अपने होशो हवास खोने लगी थी। मुझे सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा था। फिर मैं इस सरकारी अस्पताल के बाहर ही बेहोश होकर गिर गई। शायद मुझे अगले दिन सुबह में होश आया था। जब मुझे होश आया तो मैं अपनी आंखें मलते हुए जागी। मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द सफेद कपड़ों में कुछ नर्सेस खड़ी हुई थी और सारी की सारी मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी। मैं उनको देखकर हैरान हो गई और अपना सर खुजाने लगी, क्योंकि मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रही हैं। फिर उनमें से 2 नर्स मुझे मुस्कुराकर देखने लगी। उनकी मुस्कुराहट से ही उनका बिहेवियर नरम लग रहा था। एक नर्स जल्दी से अंदर गई और पानी लेकर आई। उसने मुझे पानी देते हुए कहा कि बेटा, तुम्हें क्या हुआ है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कहाँ से आई हो तुम? लेकिन मेरे मुंह से तो घबराहट की वजह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मेरे शब्द हलक में ही अटक कर रह गए थे। मैंने नर्स के हाथ से जल्दी से पानी का गिलास लिया और एक घूंट पानी पिया और कहने लगी कि मुझे भी कुछ नहीं पता। तभी दूसरी वाली नर्स ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और मोहब्बत भरे शब्दों में कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा घर कहाँ है और तुम यहाँ तक कैसे आई हो? उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। मैंने कहा, आंटी, मैं अनाथ और लावारिस हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी बात सुनकर उन सारी नर्सेस का चेहरा उदासी भरा हो गया था। वो लोग मुझे संभालते हुए अस्पताल के अंदर लेकर चली गईं। बस उस दिन के बाद से ही वो अस्पताल मेरा अपना घर बन गया। वहाँ की सबसे पुरानी नर्स ने मेरी जिम्मेदारी ली, जो वहाँ पर डे और नाइट दोनों ही ड्यूटी किया करती थी। शुरू में मैं बस एक लावारिस और अनाथ लड़की थी। मेरे पास कोई सहारा नहीं था। मुझ जैसी लड़की को रहम खाकर वहाँ अस्पताल में जगह दे दी गई थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने वहाँ के छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए थे। मैं वहाँ की सफाई भी कर लिया करती थी और मरीजों तक दवाइयाँ भी पहुँचा दिया करती थी और नर्स आंटी की हेल्प भी कर दिया करती थी। वक्त के साथ साथ मैंने वहाँ डॉक्टर और नर्स को काम करते देखा तो उनके किए हुए सारे काम अपनी आंखों में बसाने शुरू कर दिए। अस्पताल के लोगों ने भले ही मुझे गोद नहीं लिया था, लेकिन मेरी शिक्षा और मेरी परवरिश में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। ये सब मेरे लिए बहुत कुछ था। मेरे कई सालों की मेहनत के बाद मैं एक रजिस्टर्ड नर्स बन चुकी थी और पूरी तरह से जवान हो चुकी थी। अब मैं इसी अस्पताल में नौकरी करने लगी थी जहाँ पर मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। लेकिन मेरे दिल में हमेशा से यही डर रहता था कि मैं कभी भी किसी के लिए ज़रूरी नहीं बन सकूंगी। फिर मेरी ज़िंदगी में एक वो रात भी आई जिसने मेरा सब कुछ बदल कर रख दिया था। मुझे लगता था कि मेरे बीते हुए कल की परेशानियां अब मेरी ज़िंदगी में नहीं आएंगी, लेकिन उस रात जब मैं देर से अस्पताल से निकली तो इस बात से अनजान थी कि रात के इस समय अकेली लड़की का इस तरह से सुनसान सड़क से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। मैं तेज तेज कदमों से चल रही थी। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना था, मेरा वो घर जहां मुझे नर्स शीला आंटी, जिन्होंने पहली बार मुझे अपने हाथों से पानी पिलाया था और मेरे सर पर हाथ फेरा था, उन्होंने मेरी पूरी जिम्मेदारी ली थी और उन्होंने ही मेरी परवरिश की। वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गई थी। उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाकर पाला। एक वही थी जिन्होंने मेरी तकलीफ को समझा, मुझे अपना समझा, मगर किस्मत ने उन्हें भी मुझसे जल्द ही छीन लिया था। 2 साल पहले उनकी भी एक बीमारी के कारण मौत हो गई थी और फिर वो भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। लेकिन उन्होंने अपना छोटा सा घर मेरे हवाले कर दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम इसी घर में रहना और मेरे घर का हमेशा ख्याल रखना। मैं उसी घर में जा रही थी कि अचानक मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं बिना पीछे पलटे ही जल्दी जल्दी चलने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं खुद को कोसने लगी कि मैं रात के इस समय अस्पताल से अकेले निकली ही क्यों थी। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो मेरे कानों से टकराई थी।
एक भारी भरकम आवाज, रुक जाओ मैडम। मेरे कदम अचानक रुक गए। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने 2 लड़के खड़े हुए थे, अजीब सी शक्ल के। ऐसा लग रहा था जैसे नशे में है। शक्ल से ही गुंडे लग रहे थे। उनकी ऐसी हालत देखकर मुझे उनसे डर लग रहा था। मैं खुद पर काबू पाते हुए कहने लगी कि दूर हो जाओ मुझसे, क्या चाहते हो? तो वो जोर से हंसे और मेरी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहने लगे, ये तो तुम बहुत अच्छे से जानती होगी मैडम कि हम इस समय तुमसे क्या कहना चाहते हैं। मैंने कांपते हुए शब्दों में कहा कि ये क्या बदतमीजी है, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब क्यों आ रहे हो? मगर वो तो धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आ रहे थे। उनमें से एक लड़के ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं जोर से चिल्लाई और कहने लगी कि छोड़ दो मुझे जाने दो, मैं शोर मचाकर सबको बुला लूंगी। तो दूसरा वाला लड़का हंसने लगा और कहने लगा, अच्छा तो फिर शोर मचाओ, यहाँ सुनसान जगह पर तुम्हारा शोर कोई नहीं सुनेगा और इस समय हम तुम्हें कैसे जाने दे सकते हैं? इस वक्त तो हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुनेगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि खामोशी से खुद को हमारे हवाले कर दो, हमारे साथ चलो। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और इतनी सर्दी में भी मुझे गर्मी महसूस होने लगी और मेरे पसीने छूटने लगे। एक गुंडे ने मेरा हाथ बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैंने देखा कि जब दूसरा वाला भी धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आ रहा है तो मैंने जल्दी से उसके हाथ पर काट लिया और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और खुद वहां से तेज तेज भागने लगी। मुझे जल्द से जल्द इनसे बचना था क्योंकि मेरी आंखों के सामने भयानक हादसे घूम रहे थे। मैं भागते भागते एक सड़क तक आ गई थी जहां पर दूर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं फौरन उसकी तरफ भागकर गई और गाड़ी देखते ही मैंने जल्दी से गाड़ी की डिग्गी खोली। मेरी किस्मत अच्छी थी कि हैंडल दबाते ही डिग्गी खुल गई थी। मेरे पास कुछ भी सोचने का टाइम नहीं था। मैं तेजी से डिग्गी के अंदर घुस गई थी और खुद को एक कोने में समेटकर लेट गई। मैंने अपने एक हाथ से डिग्गी भी बंद कर ली थी और बाहर से मुझे इन गुंडों के कदमों की आवाज आ रही थी जो मुझे तलाश कर रहे थे। बार बार कह रहे थे कि लड़की कहाँ गई? वो लड़की तो यहीं पर थी, कहाँ चली गई? कहीं गली में तो नहीं घुस गई? तभी दूसरा वाला लड़का कहने लगा, अरे यार चल, यहाँ से चलते हैं, लड़की तो दूसरी भी मिल जाएगी, वैसे भी कहीं हम पकड़े गए तो मुसीबत आ जाएगी। मगर शिकार बहुत अच्छा था, हाथ से निकल गया, इस बात का अफसोस रहेगा, हाथ लग जाती तो मजा ही आ जाता। मैं तो उनकी बातें सुनकर बिल्कुल अपना दम घोटकर गाड़ी के डिग्गी में खामोशी से लेटी हुई थी। जब उनके जाने के कदमों की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मेरी जान में जान आ गई थी, मगर मेरी सांस उखड़ने लगी थी। मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी कि आज मेरी इज्जत बच गई थी। पता नहीं ये गुंडे मेरा क्या हाल करते। कुछ ही देर बाद मुझे गाड़ी का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई और फिर मुझे कुछ सोचने समझने का समय नहीं मिला। अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी की हरकत बदल गई थी और ऐसा होते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि अब क्या होगा। गाड़ी तो चलने लगी है। मैं दिल में सोच रही थी कि आज तो मैं बुरी तरह से मुसीबतों में फंस चुकी हूँ। आज मेरा बुरा समय चल रहा है। एक के बाद एक मुसीबत मेरे ऊपर आती जा रही है। मैंने सोचा कि जैसे ही गाड़ी रुकेगी मैं मौका देखकर फौरन ही गाड़ी से बाहर निकल जाऊंगी, मगर गाड़ी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस चलती ही जा रही थी। सफर बहुत लंबा हो चुका था। डर और घबराहट की वजह से मेरे पसीने छूट रहे थे और मेरे लिए सांस लेना भी दुश्वार हो चुका था। पता नहीं ये गाड़ी कहाँ जाकर रुकेगी। बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी, शायद कोई बात कर रहा था, शायद किसी को महसूस हो रहा था कि मैं गाड़ी की डिग्गी में हूँ। तभी थोड़ी देर के बाद गाड़ी रुकी और किसी ने डिग्गी की तरफ कदम बढ़ाए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी डिग्गी खुली और तेज रोशनी की चमक मेरी आंखों में आकर चुभ गई थी। 1 मिनट के लिए तो मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली थी, जैसे कि मेरी आंखें बंद कर लेने से ये खतरा टल जाएगा और वो मुसीबत जो अब मुझे और ज्यादा परेशानी में गिराने वाली थी उससे मैं बच सकूंगी। अगले ही पल जब मैंने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो मेरी आंखों के सामने एक चमकती हुई कोट पहने खतरनाक नजर आने वाले 2 गार्ड्स खड़े हुए थे। उनमें से एक के माथे पर बल पड़े हुए थे। वो कहने लगा, ए लड़की, कौन हो तुम? उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा। दूसरा वाला मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहने लगा कि शायद कोई चोरनी है। इन दोनों की आवाज भी बड़ी खतरनाक थी। उन्होंने मुझे गाड़ी से उतरने का कहा। मैं घबराते हुए खामोशी से गाड़ी से उतर गई। मुझे डर लग रहा था। एक ने जोर से कहा, बताओ कौन हो तुम? मैंने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए,
मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस इस गाड़ी में छुप गई थी। इससे पहले कि मैं कुछ और अपनी सफाई में कहती, तभी दूसरा वाला गरजती हुई आवाज में कहने लगा कि इसे ले जाकर तहखाने में बंद कर दो। मैं तो ये सुनकर घबरा गई। इससे पहले मैं और कुछ बोलना चाहती थी कि मैंने खुद को बचाने के लिए इस गाड़ी की डिग्गी में पनाह ली थी, मगर मेरे शब्द मेरा साथ नहीं दे रहे थे। वो दोनों गार्ड्स मुझे बाजू से दबोचकर घसीटते हुए इस बंगले के अंदर लेकर जाने लगे। मैं चीखने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने मुझे डांटकर खामोश करवा दिया। मैं तो फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे चक्कर आ रहे थे, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर कुछ ही देर बाद मुझे इस बंगले के अंदर बेसमेंट में बने तहखाने में ले जाया गया और वहां पर ले जाकर बंद कर दिया गया। मुझे इस तहखाने में बंद हुए लगभग 1 घंटा गुजर चुका था जब अचानक दरवाजा खुला और वो अंदर आया, जिसे शायद मैं नहीं जानती थी, लेकिन वो मुझे देखकर सब कुछ भूल गया था। वो मेरे सामने आकर रुका, उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। फिर वो सर झुकाकर नरमी से मेरे पास आया और मेरा चेहरा सहलाने लगा और कहने लगा, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान कौन है और इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। जो भी था, मैंने ऐसा डर कभी महसूस नहीं किया था जो कि मुझे अब लग रहा था। मैं धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। वो मेरे बराबर में बैठ गया और फिर से मुझे गौर से देखने लगा। मैंने पल के उठाकर उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में देखा। वो गहरी नजरें मुझ पर डाल रहा था, जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, जैसे मैं उसके लिए कोई खोई हुई चीज हूँ, जैसे उसे मेरी ही तलाश थी। उसने जैसे ही मेरे गालों को हाथ लगाया, मेरा पूरा शरीर कांप गया, बल्कि ऐसा लगा जैसे वो अपनी किसी कीमती चीज को प्यार से छू रहा है। मेरी आंखों में उलझन थी। मैंने कहा, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने घबराते हुए शब्दों में उससे कहा था, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि यही सवाल अगर मैं तुमसे करूं तो क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम मेरी गाड़ी के डिग्गी में कैसे आई? उसकी बात सुनकर मैंने अपनी नज़र शर्मिंदगी से झुका ली थी। मैं चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं बोल सकती थी। मैंने उससे पीछे हटने की कोशिश की, मगर दीवार मेरे पीछे थी और वो मेरे इतने करीब आ चुका था कि मैं सांस लेना भी भूलती जा रही थी। मैं उससे रिक्वेस्ट भरे अंदाज में कहने लगी कि प्लीज मुझे जाने दो। मैंने धीरे से उससे कहा और उसके सामने अपने हाथ जोड़ दिए। उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ लिया, जैसे वो मुझे रोकना चाहता हो, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना चाहता। वो सवाल करने वाले अंदाज में कहने लगा कि तुम्हें जाने दूं? क्या सच में तुम यहाँ से जाना चाहती हो? मैं एक पल के लिए जैसे रुक गई थी। उसके शब्द बहुत शिद्दत भरे थे, जिसने मुझे उलझाकर रख दिया था। मैंने अपनी आंखों से आंसू साफ किए। उसने कहा कि तुम अभी तक वैसी ही हो, बिल्कुल वैसी की वैसी। इसके बाद मेरी कुछ समझ नहीं आई थी, बल्कि हर बात मुझे हैरान कर रही थी। मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानती। इस वक्त मेरे दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने झुककर मेरे होठों के करीब आकर धीरे से अपने कान से बात सुनने की कोशिश की और फिर उसके बाद मेरी सांसें तेज हो गईं। मेरे दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी थी। उसने मेरे कानों में कुछ ऐसा कहा था जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई थी। उसने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैंने चौंक कर उसे देखा। उसने कहा कि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। मैं उलझन में थी। वो क्यों मुझसे ऐसी बातें कर रहा था, जबकि उसके गार्ड्स तो मुझे देखते ही तहखाने में ले आए थे और उन्होंने भी मेरे साथ काफी बदतमीजी की थी, मुझे डांटा था। जबकि मुझे देखकर इस इंसान का रिएक्शन तो गार्ड से बिल्कुल भी अलग था। उसका इतना ज्यादा प्यार मोहब्बत से बात करना मुझे हैरानी में डाल रहा था। थोड़ी देर के लिए विराज राजपूत खामोश रहने के बाद कहने लगा कि तुम्हें कुछ याद है? कोई पुरानी बात, कोई चेहरा, कोई नाम, कुछ भी? मैं हिचकिचाते हुए कहने लगी कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं यहाँ आने के बाद कुछ याद करना भी नहीं चाहती, क्योंकि जो सुलूक आपके आदमियों ने मेरे साथ किया है, इसके बाद मैं आपसे कोई भी उम्मीद नहीं रख सकती। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा उदास हो गया था। वो मेरी तरफ झुका और उसने मुझे बाजू से मजबूती से पकड़ लिया। वो अपने शब्द दबाव देते हुए कहने लगा, क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक हिला गया था। मैं दर्द से कर्राहने लगी। उसने अपनी जेब से एक लॉकेट निकाला। जब ये लॉकेट उसने मेरी तरफ किया तो मैं इसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि कुछ इसी तरह का लॉकेट मैंने अपने गले में पहना हुआ था। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा कि ये तुम्हारे पास कैसे आया? वो चिल्लाया और कहने लगा कि तुम्हें याद नहीं
कि ये मेरे पास कैसे आया। उसकी जोरदार आवाज पर मेरी सांसें अटक गई। मैंने भी घबराते हुए कहा कि ये सब क्या है और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मैं बस एक मामूली सी नर्स हूँ, एक अनाथ, एक लावारिस जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तभी उसने कहा कि तुम लावारिस नहीं हो, तुम्हारी पहचान तुमसे छुपा दी गई थी, तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीन ली गई थी। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूमने लगा। मैंने कहा तो फिर मैं कौन हूँ? मैंने उससे पूछा। पहले तो विराज राजपूत कुछ देर के लिए खामोश रहा, फिर धीरे से कहने लगा कि मुझे कुछ समय दो, मैं तुम्हारे गुनाहगारों को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। वो किस तरह की बातें कर रहा था? मैं तो बस एक लावारिस थी और फिर एक नर्स थी, लेकिन उसकी नजरों में जो यकीन था वो मुझे तोड़ रहा था। ये सब झूठ है। मैंने इनकार करते हुए सर हिलाया तो वो कहने लगा कि यही सच है और ये भी सच है कि जानबूझकर तुम्हारी पहचान छुपाई गई थी। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिस पर मेरी सांसें अटक गई थी। उसने कहा कि सबसे बड़ा सच तो ये है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत गहरा है। इतना कहकर वो फौरन खामोश हो गया था और मैं उसे हैरानी से देखती रह गई थी, जो मुझसे अपना संबंध गहरा होने का दावा कर रहा था। उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, मगर तब तक के लिए तुम्हें यहाँ पर रहना होगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि मैं इस तहखाने में नहीं रह सकती थी। यहाँ पर मेरा दम घुट रहा था। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि मैं इस तहखाने में नहीं रह सकती थी। यहाँ पर मेरा दम घुट रहा था। मुझे यहाँ से निकलना था, चाहे कुछ भी हो जाए। विराज राजपूत के वहां से चले जाने के बाद मेरे दिल और दिमाग में एक जंग छिड़ उठी थी कि क्या सच में मैं एक मामूली सी नर्स नहीं हूँ? मेरी पहचान मुझसे छुपाई गई थी, मगर ये सब हकीकत थी। शायद ये सब विराज राजपूत का कोई नया जाल हो, क्योंकि वो एक मामूली इंसान नहीं था, वो एक बहुत अमीर इंसान और बिजनेसमैन आदमी था। और अमीर लोगों का तो हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। मैं उलझन का शिकार हो चुकी थी। मुझे बस टाइम चाहिए था और आज़ादी चाहिए थी। जब सारे आदमी बाहर जा चुके थे, मैंने मौका देखा और चुपके से दरवाजे के पास जाकर दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा बाहर से लॉक था। मैंने इधर उधर देखा। मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं तो रास्ता होगा ही। फिर मेरी नज़र तहखाने के एक रोशनदान पर पड़ी, जो बहुत छोटा था और शायद इसमें से आने वाली रोशनी गार्डन के रास्ते से आ रही थी। शायद मैं यहाँ से निकल सकती थी। मैंने जल्दी से एक कुर्सी घसीटी और उस पर चढ़कर रोशनदान को खोलने की कोशिश करने लगी। उसकी खिड़की खुल गई। मैं उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर ही रही थी जब अचानक मेरी नजर पीछे की तरफ गई। मेरे जस्ट पीछे ही विराज राजपूत अपने सीने पर दोनों हाथ बांधकर खड़ा हुआ था और मुझे गौर गौर से देख रहा था। उसे देखकर मेरी सांसें रुक गई। शायद उसे एहसास हो गया था कि मैं यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करूंगी, इसलिए वो मुझे गुस्से भरी नजर से देख रहा था। वो धीरे धीरे चलता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और मैं सीधी खड़ी हुई थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कुर्सी से नीचे खींच लिया और कहने लगा, बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर। उसने गुस्से भरे शब्दों में कहा। मैंने खुद को मजबूत किया और कहने लगी कि तुमने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। उसने एक झटके से मेरे कंधे पकड़ लिया और कहने लगा कि पागल लड़की, ये कैद नहीं है, मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ जो तुम्हें पता होना चाहिए था। मैं चिल्लाने लगी और कहा कि मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगी। मैंने हाथ झटकने की कोशिश की, मगर उसने फिर से मुझे मजबूती से पकड़ लिया तो मैं खुद को उससे नहीं छुड़वा सकी। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा कि याद रखो, ये दुनिया तुम्हें खा जाएगी अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हुआ तो। मैंने कहा, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। विराज मुस्कुराया और कहने लगा, अच्छा तो फिर साबित करो, यहाँ से भागकर दिखाओ। मैंने झटके से अपना हाथ उससे छुड़वाया और पीछे होती हुई दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा भी खुला हुआ था। मैं भागने ही वाली थी कि एकदम गोली की आवाज मेरे कानों से टकराई। एक गोली जमीन पर मेरे कदमों के बराबर में आकर लगी थी। मैं उछल पड़ी और मैंने पलटकर जब उसकी तरफ देखा तो उसके हाथ में बंदूक थी और वो खूंखार नजरों से मुझे देख रहा था। फिर कहने लगा, ये गोली तुम्हारे सीने को पार करके भी जा सकती है। अगर तुमने दोबारा यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। वो धीरे धीरे चलता हुआ मेरे करीब होने लगा और मैं एकदम से पीछे हटी। उसने कहा, तुम समझती हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मैंने डरते हुए कहा कि तुम मुझे मार नहीं सकते। मेरे शब्द बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रहे थे। वो कहने लगा,
और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो। उसने फिर से मेरे नजदीक आते हुए कहा कि कोई रास्ता नहीं है। मैंने एक आखिरी बार दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे पकड़कर दीवार से लगा दिया। कहने लगा कि तुम कहीं नहीं जा रही हो। उसकी आवाज में धमकी थी, मगर आंखों में कुछ और भी था, एक अजीब सा एक्सप्रेशन, जैसे वो मुझे घूरना नहीं चाहता था। मैंने कहा कि प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम मेरी हमेशा से ही जिम्मेदारी हो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में हैरानी आ गई थी। मैं चिल्लाई और कहा कि ये सब झूठ है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो, इसलिए तुमने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है, लेकिन मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। यहाँ से भागकर ही रहूंगी। मैं क्यों यहाँ रहूं, क्यों तुम्हारी बात मानूं, क्योंकि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। तभी उसने मेरा जबड़ा पकड़कर कहा कि फायदा और मैं, अच्छा बहुत जल्द तुम्हारे सामने हकीकत आ जाएगी, लेकिन अभी नहीं। वो सख्त शब्दों में कहने लगा। विराज राजपूत के एक इशारे पर एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो उसका गार्ड था। विराज राजपूत ने उसको ऑर्डर देते हुए कहा कि इसे ऊपर कमरे में ले जाओ, अब ये यहाँ से नहीं जाएगी। मैंने चिल्लाकर कहा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन गार्ड जबरदस्ती मुझे पकड़कर ले जाने लगा। विराज राजपूत ने एक गहरी सांस भरी और मेरी तरफ झुका। कहने लगा कि मैं तुम्हें कैद नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी सलामती चाहता हूँ। मैंने सोचा कि क्या सच में ये मेरी सलामती चाहता है, मेरी हिफाजत कर रहा है, या फिर मुझे अपनी कैद में रखने का कोई बहाना बना रहा है। विराज के कहने पर गार्ड मुझे तहखाने से निकाल चुका था और फिर वो मुझे बंगले के अंदर एक शानदार कमरे में लेकर आ गया था। यहाँ सबसे पहले मुझे शीशे की खिड़कियां दिखाई दी, जिनके बाहर से रोशनी अंदर आ रही थी। पूरा कमरा किसी लग्जरी होटल की तरह लग रहा था। सफेद और हल्के गुलाबी कलर की दीवारें थी। खूबसूरत और महंगी पेंटिंग्स दीवारों पर लगी हुई थी। नरम मुलायम बिस्तर और नरम मुलायम सोफे पड़े हुए थे। ये कमरा तो बिल्कुल मेरे सपनों के जैसा लग रहा था। मैं हैरान होकर बड़बड़ाई कि इस जगह को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता मुझे यहाँ पर कैद करके रखा जाएगा। ये कमरा तो इस घर का सबसे खूबसूरत कमरा लग रहा था। इस कमरे की खूबसूरती मेरे दिल को सुकून पहुंचाने के बजाय बेचैन कर रही थी। तभी वो गार्ड कहने लगा कि मैडम, अब आप यहीं रहोगी। मैंने चिल्लाकर कहा कि क्यों, मैं यहाँ क्यों रहूंगी, और ये कौन सी जगह है। उसने कहा कि ये मालिक का घर है और ये उनके घर का सबसे स्पेशल रूम है, जहाँ सिर्फ उनके खास लोग ही रह सकते हैं। गार्ड ने मामूली सा जवाब दिया और फिर बाहर निकल गया। मैं टहल टहल कर कमरे का जायजा लेने लगी, मगर पूरा कमरा सुनसान था। न कोई नौकरानी थी, न कोई औरत और न ही कोई गार्ड। मैंने सोचा कि क्या मैं यहाँ अकेली रहूंगी, मगर जैसे ही मैं इस कमरे के अंदर एक और कमरे की तरफ बढ़ी तो अचानक पीछे का दरवाजा खुला और एक लड़की कमरे के अंदर दाखिल हुई। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसकी उम्र लगभग 27 साल होगी, लेकिन उसकी आंखों में घमंड था और चाल में एक भरोसा। उसने कहा कि तुम वही हो ना जिसे विराज सर ने यहाँ पर रखा है। मैं उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहने लगी कि तुम कौन हो। उसने कहा कि मेरा नाम अनीता है और मैं विराट सर की सेक्रेटरी हूँ। आप जहाँ हैं ये एक मामूली जगह नहीं है। इस कमरे में सर के स्पेशल लोग ही आते हैं जिनकी अहमियत होती है। मगर मैं यहाँ क्यों हूँ, मैंने सख्ती से उससे पूछा। अनीता ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहने लगी, ये समझने में आपको वक्त लग जाएगा, मगर एक बात याद रखना, यहाँ जो आ जाता है वो अपनी मर्जी से यहाँ से जा नहीं सकता। मेरा दिल धड़कने लगा। वो इतना कहकर वहाँ से चली गई थी। ये कमरा जितना सुंदर था, इतना ही यहाँ अंदर ही अंदर कुछ गलत हो रहा था। यहाँ कौन रहता था और विराज राजपूत से मेरा क्या ताल्लुक है, और सबसे जरूरी सवाल कि वो मुझे परेशान क्यों कर रहा है, क्यों उसने मुझे यहाँ पर रखा हुआ है। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। विराज राजपूत के हुक्म पर मुझे इस कमरे में रखा गया था। मुझे यहाँ आए हुए 3 दिन गुजर चुके थे। इस दौरान मैंने वहाँ से भागने की बहुत कोशिश की थी, मगर मैं हर बार नाकाम रही। इतना बड़ा कमरा होने के बावजूद भी मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही थी। मैं यहाँ से बाहर निकलकर गैलरी की तरफ आ गई थी, जहाँ से मुझे उड़ने वाले पक्षी दिखाई दे रहे थे। अचानक मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरे पीछे विराज राजपूत खड़ा हुआ था। वो नरम शब्दों में कहने लगा, क्या सोच रही हो। मैंने कहा, एक कैदी अपनी आज़ादी के सिवा और क्या सोच सकता है। उसने फिर से चिल्लाकर कहा, ये तुम्हारे लिए कैद नहीं है, बल्कि मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारी हिफाजत के लिए रखा हुआ है। जब सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी तब तुम्हें पता चलेगा।
मैं खाली खाली नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। अगली सुबह अनीता, जो कि विराज राजपूत की सेक्रेटरी थी, उसका बिहेवियर पहले से बहुत अलग था। उसने शक की नजरों से मेरी तरफ देखा, जैसे मैं कोई खतरा बन चुकी हूँ। वो कहने लगी कि तुम रात कहाँ थी? मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि मैं तो यहीं पर थी। उसने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, ये मत भूलो कि ये घर विराज राजपूत का है। यहाँ पर हर चीज पर नजर रखी जाती है। मेरे दिल में खतरे की घंटियां बजने लगी थी, क्योंकि मैं यहाँ से निकलने का कोई नया रास्ता तलाश कर रही थी। दोपहर में अचानक विराज आया। वो हमेशा की तरह गुरूर में था। उसकी नजरों में कुछ अजीब सा था, जैसे वो मेरे चेहरे में कुछ तलाश कर रहा हो। उसने नरमी से कहा, तुम खुद को यहाँ कैद महसूस क्यों कर रही हो? मैं गुस्से से कहने लगी, क्योंकि मैं कैद में ही हूँ। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और कहने लगा, इस घर में कैद में वो लोग होते हैं जिन्हें बचाना जरूरी हो। अब तुम नहीं जानती कि तुम इस घर का हिस्सा हो। मैं कहने लगी कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। मैं उससे पीछे हट गई। मैं तो एक मामूली सी नर्स हूँ और लावारिस हूँ। उसने गहरी सांस भरते हुए कहा, तुम सिर्फ एक आम नर्स नहीं, बल्कि तुम्हारा इस घर से बहुत गहरा संबंध है। एक लम्हे के लिए जैसे मेरी सांसें रुक गई थी, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मेरा कभी किसी से आमना सामना नहीं हुआ था। और आज इस तरह अचानक विराज के कहने पर मैं हैरान हो गई थी। और फिर उसका कहना था कि मेरा और उसका बहुत गहरा रिश्ता है। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग बंद हो रहा है। मैंने कहा, ये मजाक है ना? वो कहने लगा कि नहीं। उसकी आंखों में वही लापरवाही थी जो मैं पहले भी कई बार देख चुकी थी। फिर उसने मुझे बताया कि तुम मेरे पापा के बहुत पक्के दोस्त की बेटी हो। तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली इसी घर में एक साथ रहती थी, लेकिन एक बुरा वक्त आया। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हें इस घर से भेज दिया गया, क्योंकि मेरे पापा और तुम्हारे पापा इतने गहरे दोस्त थे कि वो लोग इस बड़े से बंगले में रहते भी साथ ही थे, एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर्स भी थे। लेकिन तुम्हारे जन्म के बाद कुछ लोग नहीं चाहते थे कि तुम जिंदा रहो, मगर तुम जिंदा बच गई और एक अनाथ आश्रम में पहुंच गई। मेरा दिमाग घूमने लगा। मैं चिल्लाने लगी, अगर मैं तुम्हारे पापा के दोस्त की बेटी थी तो तुमने मुझे कैद क्यों किया? उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, क्योंकि तुम्हारे वापस आने से इस घर में एक नई जंग छिड़ जाएगी और मैं नहीं चाहता कि तुम इस जंग की वजह बनो। सच जानने के बाद मेरी हकीकत बदल चुकी थी। मैं वो नहीं थी जो मैं खुद को समझती थी। मैं एक नर्स नहीं थी, मैं इस घर की मेंबर थी जिन्होंने मुझे खुद से दूर कर दिया था। मगर सवाल ये था, क्या मैं सच में इस घर की बेटी थी या फिर ये विराज राजपूत की एक नई चाल है? विराज कहने लगा, क्या तुम्हें कुछ याद है? मैंने इनकार करते हुए सर हिला दिया और अपनी आंखें बंद करके दिमाग में जोर देने की कोशिश करने लगी, मगर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। कुछ टुकड़े, कुछ आधे सुने हुए शब्द, लेकिन कुछ भी साफ नहीं था। वो मेरे और नजदीक आया और कहने लगा, मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगा। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं था, मगर मैं फैसला कर चुकी थी कि मैं सच्चाई तक पहुंचकर ही रहूंगी कि आखिर मेरी असली पहचान क्या है। वो मेरे कमरे से चला गया। रात को सारी रात मुझे नींद नहीं आई। सन्नाटा फैल चुका था। जब अचानक मेरे कमरे पर हल्की सी दस्तक हुई, मैंने चौंक कर पूछा कि कौन? तो उसने कहा, मैं हूँ अनीता। मैंने दरवाजा खोला तो अनीता अंदर दाखिल हुई। वो हर बार की तरह खामोश और उलझी हुई लग रही थी। उसने कहा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं उसके सवाल पर चौंक गई। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? उसने कहा, तुम्हें हकीकत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम्हें सच जानने की जरूरत है। उसकी बातें मुझे उलझा रही थी और कहने लगी कि कौन सा सच? उसने मेरी आंखों में झांक कर पूछा कि तुम्हें यहाँ लाने वाले विराज सर हैं, मगर वही तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मैं उलझ गई, क्योंकि अगर मैं सच में उसके पिता के दोस्त की बेटी हूँ तो वो मेरा नुकसान क्यों करेगा? और उसने दोस्ती के बारे में बताया कि वो लोग इतने ज्यादा गहरे दोस्त थे कि उनका बिजनेस एक साथ था और घर भी एक ही था। अनीता ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से कहने लगी, क्योंकि इस घर की सारी दौलत पर अब विराज सर का हक है, इस नाते इन सब में तुम्हारा भी हिस्सा है। ये बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का था। मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या सच में विराज राजपूत मुझे काबू में रख रहे हैं या फिर उसकी कोई चाल है। मेरे दिल में उलझन पैदा करके अनीता मेरे कमरे से जा चुकी थी। अगले दिन विराज ने मुझे अपने स्टडी रूम में बुलाया। वो अपनी कुर्सी पर बैठा मुझे गौर से देख रहा था। कहने लगा कि तुम्हें कुछ याद है? मैं खामोश रही और वो भी खामोश रहा। वो फिर से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ?
मैंने अपना चेहरा पलटकर कहा कि मुझे नहीं पता। वो उठा और मेरे करीब आकर कहने लगा, मैं चाहता हूँ तुम खुद सच तलाश करो। हर इंसान तुम्हें किसी न किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मैंने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर चैलेंजिंग अंदाज में पूछा, क्या तुम भी मुझे किसी नई चाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि हाँ, लेकिन तुम दूसरों की तरह मुझ पर भरोसा कर सकती हो। एक रात मैं घर के पिछले कोने में गई, जहाँ किसी को भी वहां पर जाना अलाउ नहीं था। मैं जानना चाहती थी कि उसके पीछे आखिर क्या कहानी है। ठंडा मौसम था, मगर मैंने अपने कदम ना रोके और मैं पिछले हिस्से की तरफ बने स्टोर रूम की तरफ चली गई। स्टोर रूम का दरवाजा देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कई सालों से बंद हो और वहां पर किसी का आना जाना ना हुआ हो। मैंने इधर उधर नजर उठाकर देखा और इस बात की तसल्ली करने के बाद कि वहां कोई भी नहीं है, तो मैंने स्टोर रूम के दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया और धीरे से उसे खोला। दरवाजा खटक की आवाज से खुल गया। स्टोर रूम में बड़ा ही पुराना सामान रखा हुआ था। हर तरफ जाले लटक रहे थे, जो इस बात को साबित कर रहे थे कि कई सालों से वहां पर कोई नहीं आया। हर तरफ सामान बिखरा पड़ा हुआ था। मेरी नजर एक संदूक पर पड़ी जो जंग से भरा हुआ था। उस पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। इसे देखकर मुझे इंटरेस्ट हुआ कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। मैंने इसे हर तरह से खोलने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार मैं संदूक पर लगे ताले को खोलने में कामयाब हो गई। संदूक को खोलकर मैंने देखा तो उसके अंदर मुझे एक तस्वीर मिली, जिसे देखकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने तस्वीर को मुट्ठी में जकड़ लिया। मेरी सांसें तेज चल रही थी। मैंने सोचा कि क्या जो विराज ने मुझसे कहा है वो सब सच है। मुझे वहां पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, तो मैंने जल्दी से तस्वीर संदूक में वापस रखी और कदमों की आहट मेरे करीब होती जा रही थी। डर की वजह से मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि स्टोर रूम में बहुत अंधेरा था, मगर एक साया दरवाजे के करीब मौजूद था। अगले ही लम्हे अनीता अंदर आई और तेज आवाज में कहने लगी, यहाँ पर क्या कर रही हो? उसकी आवाज में सीरियसनेस थी। मैंने खुद पर कंट्रोल करते हुए कहा कि कुछ नहीं। उसने मेरी तरफ देखा जैसे कुछ भांप रही हो। कहने लगी, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैंने कहा नहीं तो। उसने कहा, जितने सवाल उठाओगी उतनी ही उलझन में फंस जाओगी। कुछ सवालों के जवाब जरूरी नहीं होते। मैंने अभी उससे कुछ कहने के लिए अपने होठ खोले ही थे, मगर फिर खुद को रोक लिया। अगली सुबह विराज मोहब्बत भरी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था और कहने लगा कि तुम ठीक हो ना? मैंने कहा क्यों? उसने कुछ देर तक मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से कहने लगा, अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ ऐसा पता चल जाए कि तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना पड़े, तो तुम क्या मुझे एक्सेप्ट कर लोगी? मेरा मन किया कि मैं उसे बता दूं कि मैं उस संदूक में वो तस्वीर देख चुकी हूँ, मगर मैंने खुद को रोक लिया, क्योंकि मैं पहले खुद इस सच्चाई के बारे में जानना चाहती थी कि आखिर मेरी असली पहचान क्या है। रात के समय मैं खामोशी से घर के पुराने हिस्से के उसी स्टोर रूम में चली गई। इस बार मैंने वहां पर पुरानी अलमारी खोली और उसमें कुछ पुराने पेपर्स पर नजर डाली। ये तो प्रॉपर्टी के कागज थे। अभी मैं यही सब कुछ देख रही थी कि अचानक विराज कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा कि ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैंने वो कागज उसकी तरफ करते हुए कहा कि ये सब क्या है? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने उससे कहा कि मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। उसने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और फिर धीरे से कहने लगा कि मैं तुम्हें ये सब कुछ बहुत देर पहले बता देना चाहता था, जब तुम यहाँ पर आई थी। मैंने कहा, अगर तुम मुझे अच्छे से जानते थे कि मैं कौन हूँ और तुमसे मेरा क्या संबंध है, तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? वो खामोश रहा। शायद उसकी खामोशी ही मेरे सवालों का जवाब थी। मैंने पूछा कि तुम्हारा मुझे यहाँ लाने का क्या मकसद था? उसने गहरी सांस ली और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। बस मैं इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर लाया। पता नहीं क्यों मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा कि अब मैं तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज उठे थे। मैं उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। जब उसने मुझे सब कुछ बताना शुरू किया, उसने कहा कि ये बात तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि तुम्हारे पिता और मेरे पिता एक दूसरे के बहुत पक्के दोस्त थे। बचपन के दोस्त उन दोनों ने जब अपनी जवानी में कदम रखा तो अपना कारोबार भी एक साथ कर लिया। दोनों एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर्स थे। दोनों ने अपनी कमाई से इस बड़े से बंगले को खरीदा जिसमें दोनों का ही परिवार रहता था। तुम्हारे माता पिता की तुम इकलौती बेटी थी और अपने माता पिता का मैं इकलौता बेटा था। मैं तुमसे उम्र में 3 साल बड़ा हूँ। दरअसल तुम लावारिस नहीं हो।
जब तुम 3 साल की थी तब तक तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत प्यार किया, लेकिन अचानक एक दिन तुम्हारे पिता की मौत हो गई और बस तुम्हारे पिता के मरने के बाद मेरे पिता के दिल में लालच आ गया। उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर से निकालने का फैसला किया, लेकिन इस घर में जितना हिस्सा मेरे पिता का था उतना ही हिस्सा तुम्हारे पिता का भी था। लेकिन मेरे पिताजी की नीयत खराब हो गई। तुम्हें गलत कहानी बताई गई कि तुम एक लावारिस लड़की थी। तुम्हें जन्म के बाद ही अनाथ आश्रम के दरवाजे पर छोड़ दिया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इस घर में मेरी माँ ने तुम्हारी माँ के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया। तुम्हारे पिता के मरने का उन्होंने खूब फायदा उठाया और तुम्हारी माँ से घर का सारा काम लिया। तुम्हारी माँ के दिन रात रोते रोते गुजरने लगे थे। फिर तुम्हारी माँ ने एक फैसला किया कि वो हमारी फैमिली लॉयर के पास चली गई और उनसे जाकर कहने लगी कि वो अपने पति की आधी जायदाद वापस लेना चाहती हैं और उसे तुम्हारे नाम करना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें खुद को भी अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं लगता था। मेरे पिता को जब ये बात पता चल गई कि तुम्हारी माँ अपने पति की जायदाद लेना चाहती हैं, और हाँ एक बात और, जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था उस दिन तुम्हारे और मेरे पापा ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो अपनी दोस्ती को और गहरा करेंगे। हम दोनों के पेरेंट्स ने हम दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ तय कर दिया था और बचपन में ही तुम्हारी और मेरी सगाई भी कर दी गई थी जब तुम्हारा पहला बर्थडे आया था तब, और वो तस्वीर भी इसी बात की गवाही देती है। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे पिता अपने किए हुए सारे वादों को भूलने लगे, अपनी दोस्ती को भी भूल गए। दोस्त के मरने के बाद उन्होंने उनके परिवार के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। मेरे पापा चाहते थे कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद वो तुम्हें इस घर में नौकरानी बनाकर रखेंगे, तुमसे तुम्हारी पहचान छुपाई जाएगी, लेकिन तुम्हारी माँ इस घर से अपनी जायदाद लेना चाहती थी। ये बात मेरे पिता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने 4 साल की उम्र में तुम्हें अनाथ आश्रम भेज दिया। तुम्हें तुम्हारी माँ से जुदा कर दिया, जिस पर तुम्हारी माँ तड़प तड़प कर रोती थी, लेकिन इस घर में उनके सुनने वाला कोई भी नहीं था। मैं 7 साल का हो चुका था और तुम्हारी माँ की हर परेशानी को अच्छी तरह से समझता था, इसलिए मैं उनके साथ कभी कभी चुपके से अनाथ आश्रम में तुमसे मिलने के लिए आ जाता था। तुम उस समय इतनी समझदार नहीं थी। साल में 1-2 बार हम लोग तुमसे मिलने जाते थे, जिस पर तुम अपनी माँ को भी भूल गई थी और मुझे भी। फिर एक दिन तुम्हारी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई और मुझे मेरे पेरेंट्स ने विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। फिर जब कुछ सालों के बाद मैं यहाँ वापस आया और तुमसे मिलने के लिए अनाथ आश्रम गया तो पता चला कि तुम तो वहाँ पर हो ही नहीं। मैंने हर तरह से तुम्हें तलाश करने की कोशिश की, मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। लेकिन उस दिन जब ऊपर वाले ने तुम्हें खुद इस घर में भेज दिया तो मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था। और फिर तुम्हारे गले में ये लॉकेट, इसी तरह का एक लॉकेट मेरे पास भी है। मैंने तुम्हें दिखाया था। ये लॉकेट हम दोनों के पिता ने बचपन में हम दोनों के लिए खरीदा था। ये लॉकेट बचपन से लेकर अभी तक तुम्हारे गले में पड़ा हुआ है। इसकी पहचान यही है कि तुम मेरी मंगेतर हो। मेरे मॉम डैड भी मर चुके हैं। मैंने तुम्हें इस घर में कैद करके नहीं रखा। मैं बस चाहता था कि तुम यहाँ रहकर सारी सच्चाई जान लो। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ किसी तरह का गलत व्यवहार नहीं करना चाहता था। बस चाहता था कि तुम मुझे छोड़कर ना जाओ। मैं तुमसे अपने माता पिता की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। वो तुम्हारे पिता की भी दौलत को अपने हवाले करना चाहते थे। बस इसी लालच ने तुम्हारा परिवार बर्बाद कर दिया और तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया। लेकिन मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगा। विराज ने मेरे बाजू थाम कर कहा। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो वो कहने लगा कि सच को कबूल करने में वक्त लगता है, मगर याद रखो मैंने कभी तुम्हें कैद नहीं किया था। मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरी बचपन की मोहब्बत हो। विराज की बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। मैं इस घर को देख देख कर रो रही थी और सोच रही थी कि मेरा बचपन किस दीवानेपन में गुजर गया। इतनी दौलत होते हुए भी मेरी जिंदगी अनाथ आश्रम में गुजरी, और ये लॉकेट जो मुझे लगता था कि मुझे अनाथ आश्रम की किसी इंचार्ज ने पहनाया था, ये तो बल्कि मेरे माता पिता की आखिरी निशानी थी। तभी तो मैं हर बार इसे खुद से अलग करने की कोशिश करती थी, लेकिन मुझे अपना सूना गला अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने इसे कभी उतारने की कोशिश ही नहीं की, और आज यही मेरी पहचान की वजह बना था। फिर मैं उठी और खुद विराज के पास चली गई, जो बाहर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। फिर मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अब हकीकत से मुंह मोड़ने का कोई फायदा नहीं था। हम दोनों ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर दी थी।
कभी कभी इंसान की पहचान उसे खुद से जलील करने पर मजबूर कर देती है, लेकिन जब उसे अपनी असल हकीकत पता चलती है तो काफी वक्त गुजर चुका होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।